मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट फॉर इंटरमीडिएट गणित 2019 सेट कोड है 324 EL के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और अभी तक 2019 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने 2019 के 1 से लेके 3 तक सेट कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 4 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न पहले का बताया गया है, सदिशों इतना तथा इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। पहले ये बताइए आप कि ये प्रश्न किस पाठ से लिया गया है? पाठ 10 से लिया गया, सदिश बीजगणित से। तो फार्मूला याद ही होगा आपको। अरे भाई, सदिशों के बीच का कोण निकालना है तो फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप कोण निकाल सकते हो। बता देते हैं मौखिक फार्मूला। कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। यहां से आपको कोण पता चल जाएगा। ठीक है, पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे पहले का हल। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे देख लेना है पहला सदिश और दूसरा सदिश। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। जब आपको प्रश्न में सदिश दिख जाए और नाम ना दिया जाए तो आपको मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं माना वेक्टर ए बराबर, कैसे लिखना है? दिक् अनुपात से लिखना है सदिश, जल्दी लिख जाता है, समय कम लगता है। तो देख लो 111, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दिक् अनुपात 111 से आपको लिखना है सदिश। ठीक है, अब वेक्टर v दूसरे वाले सदिश को मान लो। ठीक है, यहां पर देख लो दिक् अनुपात 111, माइनस जो है नहीं पड़ा, दिमाग में रखना है। ठीक है ना, तो 111 से हम ये सदिश लिख देते हैं। अब फार्मूला बताओ क्या होता है? कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। तो कॉस थीटा बराबर, अब आपको सदिश लिख लेना है वेक्टर ए का सदिश और वेक्टर बी का सदिश। तो यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वेक्टर ए का मापांक निकालना है ना, पहले वाले सदिश का रूट निकाल देना है, दूसरे वाले सदिश का भी रूट निकालना है। देखो कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, गुणांक उठाना है, स्क्वायर करना है, लिख देना है। आई कैप का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस जे कैप का गुणांक 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस के कैप का गुणांक कितना है? 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो गया ना। अब दूसरे सदिश का निकाल लो मापांक, इसका गुणांक देख लो कितना है? आई कैप का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस जे कैप का गुणांक क्या है? -1 है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस के कैप का गुणांक कितना है? -1 है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो बराबर में अब आपको लिख लेना है कॉस थीटा बराबर, देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अदिश गुणन आपको करना है। पहला पद बताएगा 1, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1 होता ना। अब दूसरा पद बताएगा -1 और तीसरा पद बताएगा -1। पहले रूट में आएगा √3, दूसरे रूट में आएगा √3। 1 माइनस का 1 प्लस का कट गया, -1 अपान रूट से रूट कैंसिल हो जाता है जब रूट के अंदर एक जैसी संख्या मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है? देख लेना है कॉस की टेबल में, यहाँ पे कॉस है, कॉस की टेबल में देख लेना है ये मिलेगा या नहीं। नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा कॉस की टेबल में तब आपको क्या करना है? थीटा के बराबर लिख देना है कॉस इनवर्स -1/3। ठीक है ना, क्योंकि अगर मिल जाता है यहाँ पे कॉस की टेबल में तो हम π/4 π/2 ऐसे करके निकालते हैं, लेकिन नहीं मिला तब आपको इनवर्स में कोण दिखाना है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट कर लो, इसका तो उड़ गया गर्दा। अब अगले प्रश्न की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो इसको पहले हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देख लो नेक्स्ट जो भी प्रश्न है। पहले यहाँ पे क्या करेंगे? हम नंबर चेंज कर लेते हैं खा। ठीक है, तो ये तो हो ही गया है। अब देख लो यहाँ पे
बताया गया है अवकल समीकरण इतने की कोटि एवं घात बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोटि घात बच्चे बच्चे बता सकते हैं, तो आप तो डायरेक्ट बता दो ना, कोटि और घात। देखो कोटि जो ज्ञात होगी, ठीक है, और घात जो है डिपेंड है किस पे, कोटि पे। जब तक कोटि नहीं पता है तो घात नहीं बता सकते हो। तो कोटि कैसे पता करते हैं, अवकल संकारक देखते हैं, अधिकतम अवकलन देखते हैं, अवकल संकारक देखते हैं और अधिकतम अवकलन। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है वहां से आपको कोटि ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, यहाँ पे 4 बार हुआ है, तो अधिकतम अवकलन 4 बार, मतलब अवकल संकारक यहाँ पे मिला है हमें d4/dx⁴। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोटि आपको 4 मिल गई, ठीक है, और जिस अवकल संकारक से कोटि पता चलती है उसी से घात पता चलती है। तो इसी की होल घात देखना है, कितनी है, 3 है, तो घात आपको 3 लिख देना है। अब लिखोगे कैसे, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अवकल समीकरण लिख लेना है। देख लो यहाँ पे d4y/dx⁴ होल घात 3 है, प्लस का x है, दूसरा पद लिख रहे हैं d2y/dx² होल घात 4 है, प्लस dy/dx की होल घात 5 है, प्लस का 1 बराबर 0। पद गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, देख लो, समझाते हैं, फिर आपको लिख लेना है। ये क्या है, आइलेट। हमने आपको बताया था ये 4 जो होते हैं, इनमें अगर अवकल संकारक मिल जाए, ठीक है, अवकल संकारक इन 4 फलनों में मिल जाए तो बहुपद समीकरण नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, बीजीय व्यंजक बोलते हैं, बहुपद जिसमें आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है अवकल समीकरण, हर एक पद आपको इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो आपको पता है बहुपद समीकरण होगा, ठीक है। अगर इसमें मिलता इन 4 में तो बहुपद समीकरण नहीं होता। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है। अब आपको बता देना है कोटि और घात। तो कोटि बराबर, ठीक है, यहां से 4 और घात बराबर होल घात 3। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम लिख रहे हैं ऐसा ही आपको कॉपी पे लिखना है, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जितना हम लिखें उतना ही आप लोग लिखो। और वैसे भी आपको पता है यूट्यूब पे धोखाधड़ी चल रही है, बहुत से टीचर नहीं जानते हैं कैसे लिखना है, कैसे बच्चों को बताना है, नहीं जानते हैं, तभी नंबर आते हैं कम, और हमको चाहिए हैं 100 में से 100, और जैसा बता रहे हैं ऐसे ही लिखना है। हमने आपको बताया है वो 50 रुपए के टीचर क्या कहते हैं, हमने रटाए, आइए तुम भी रटो, और बताते नहीं है कॉपी पे कैसे लिखना है, तभी नंबर आते हैं कम। लेकिन हम आपको बताएंगे ऐसे करके लिखना है, ये लाइन जरूर लिखना है। दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है, जब बहुपद समीकरण है तब कोटि और घात आपको लिख देना है। इतना काम करो, इतने ही आपके नंबर आएंगे, ठीक है। इसका उड़ गया गर्दा। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रैपिड फायर इसको ले लेते हैं। अगले प्रश्न की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। नेक्स्ट कौन सा है, ये हो गया ना, चलो भाई गा देख लो। यहां पर बताया गया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये प्रश्न कहां से लिया गया है बताइए, पार्ट 2 से लिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। फार्मूला याद होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यही होता है, यही फार्मूला आपको लगाना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे गागमला लिख लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लेना है y बराबर tan इनवर्स 1/2। ये y के बराबर क्यों मान रहे हैं, जो टीचर कॉपी चेक करेगा उसको अच्छा लगेगा, इसीलिए मान रहे हैं, आप लोग भी मान लेना, ठीक है। प्लस का tan इनवर्स 1/3।
फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस का टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आपको रट्टा लगा लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। y बराबर टेन इनवर्स रख लो, ये x है ये y है, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 y बराबर टेन इनवर्स लघुत्तम मिला ऊपर 6, 3 प्लस का 2 मिला, नीचे भी 6 ले लो, यहाँ से 6 माइनस 1, 6 से 6 कट गया, तो y बराबर आया है टेन इनवर्स अंश में 5/5, 6 में से 1 गया 5 मिलेगा, तो मिला है हमको टेन इनवर्स 1 है, 10 की टेबल में मिल जाएगा मान, तो मुख्य मान आपको निकाल देना है। तो y बराबर टेन इनवर्स 10 कितने का मान होता है 1 पाई/4 का, 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा यहाँ पे पाई/4। ठीक है, ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो, इसका भी उड़ गया गर्दा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो, थोड़ा इसको रैपिड फायर ले लेते हैं, रैपिड फायर देख लो। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। यहाँ पे चेंज कर लो। अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा, अस्मिका इतने को सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हल कीजिए। ठीक है, हल करना है, पिछली क्लास में भी करवा चुके हैं ये प्रश्न, जो है सेट 3 में भी है इस प्रकार का। चलो लगवाते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, दी गई अस्मिका, दी गई अस्मिका, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस का 3। ठीक है, 3 का गुणा कर दो, 3x माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस का 6। x वाले एक तरफ पक्षांतर करेंगे, अचर पद एक तरफ, इसको उस तरफ लेके गए, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। कितना मिला, प्लस का x मिलेगा, यहाँ से माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, अब -3 से आपको x का मान लेना है कम। कहाँ तक जाओगे, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, -3 या -3 से कम आपको मान लेना है x का, तो कहाँ तक जाओगे, माइनस इनफाइनाइट। अब इसके बाद कैसे लिखना है, इनफाइनाइट की तरफ आपको ओपन इंटरवल रखना है, बोलते हैं खुला अंतराल, और इस तरफ जो है क्लोज, क्लोज बंद अंतराल, क्योंकि बराबर है ना, यहाँ पे बराबर आ ही नहीं सकता। आप चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितनी पढ़ाई कर लो, इनफाइनाइट की तरफ कभी भी वन अंतराल नहीं आता है, ना ही आप लोग लिखना है। ठीक है, ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो इसे, इसका भी गर्दा उड़ गया। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं, कौन सा है, अड़ा अड़ा। ठीक है, बताया गया है बिंदुओं पहला दूसरा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फार्मूला याद होगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये P है, ये Q है, कितना है 1 माइनस का 3 फिर 4, इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस का 4 1 2, यही है, 412 134। भैया बताया गया है बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। चलो PQ फार्मूला बोलो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको x1 y1 और z1 लिख देना है, यहाँ पर आपको x2 y2 और z2 लिख लेना है। अब मान रख लो, यहाँ पे x1 का मान 1 है, x2 का मान -4 है, माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस y1 का मान माइनस का 3 है, y2 का मान 1 है, होल स्क्वायर z1 का मान 4 है, z2 का मान माइनस का 2 है। ठीक है, ये होल घात 2 2 2 चलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मिला है हमको 5, 5 का स्क्वायर लिख देना है, यहाँ पे -4 मिला है, -4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना मिला 2, तो 2 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों
आपको वर्ग आता है, ठीक है। 5 का 25 हो गया, 4 का 16, फिर 4। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इंक फैल गई है, तो पहले इसको हम रफ करेंगे और दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे 5 है 5, ठीक है, फिर इंक फैल रही है। चलो भाई अब नहीं फैलेगी। अब बताओ यहाँ पे कितना मान आया है, 4 इसे दे दो, 20 हो गया, 20 और 25 45। ये आंसर शीट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। नोट कर लो, अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। जल्दी नोट करो इसे। अब आपको प्रश्न दूसरे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट in टेंड्स टू in एक ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न जो है पार्ट 1 से लिया गया है, संबंध एवं फलन से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, फलन जो है एक ही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, प्रतिचित्रण। हमने आपको पिछली कई क्लास में बताया था कि अगर पार्ट 1 से प्रश्न मिल जाए संबंध एवं फलन से और उसमें प्रतिचित्रण आपको दिख जाए तो सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिखना है, और उसको फलन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरे का हल, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो प्रतिचित्रण fx, यहाँ पे f सच दैट in टेंड्स टू in आपको लिख लेना है, ठीक है। अब प्रतिचित्रण के सामने आपको लिख लेना है फलन का मान। अगर प्रतिचित्रण में f है तो यह फलन का मान दिया जाएगा 100% प्रश्न में। अगर प्रतिचित्रण में g फलन है तो g फलन का मान दिया जाएगा। अगर प्रतिचित्रण में h आपको दिख जाए तो h फलन का मान दिया जाएगा 100%। तो यहाँ पे f है तो हमको f मिलेगा प्रश्न में। तो fx बराबर कितना है, 2x, ठीक है ना। हाँ, अब आपको देख लेना है in जो है, ये in, i और n मिक्स, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और i क्या है, पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अपरिमित है, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। जब अपरिमित समुच्चय होता है तब आपको पता है प्रश्न को हम फार्मूले से लगाते हैं। बहुत से टीचर नहीं जानते हैं ये जो हम आपको बता रहे हैं, जो 50 रुपए के टीचर हैं उनको यही नहीं पता है कि कब हमको तीर आरेख से हल देना है, कब फार्मूले से देना है, उनको नहीं पता है, तभी नंबर कट जाते हैं, 100 में से 100 नहीं आते हैं। लेकिन जो हम आपको बता दें उतना काम करो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको समुच्चय अपरिमित मिल जाए तब फार्मूले से लगाना है, अगर समुच्चय परिमित मिल जाए तब आपको तीर आरेख से लगाना है। तो यहाँ पर अपरिमित दे रखा है तो फार्मूले से लगाना है। फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे देख लो हम बता देते हैं। जैसे एक ही और इसका दूसरा भैया जो होता है बहु एक ही और बहु एक के लिए फार्मूला लगता है fx1 बराबर fx2, ये फार्मूला लगता है। अब इसके बाद आपको लास्ट लाइन कितनी लाना है, एक ही के लिए x1 बराबर x2 फॉर एवरी x1 कामा x2, ये दो अवयव है, किस में बिलोंग करेंगे, जो आगे समुच्चय है ना x के लिए होता है, मीन्स जो x के मान होते हैं प्रांत बोलते हैं, और बाद वाला समुच्चय y के लिए होता है, मीन्स y के जो मान होते हैं परिसर बोलते हैं। तो x1 x2 हैं दो अवयव, किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले समुच्चय में। अगर बात करें बहु एक की तो ये जो भी हम बता रहे हैं आपको लास्ट लाइन बता रहा है, x1 नॉट इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू in, ये अवयव तो बिलोंग करेंगे लेकिन यहाँ पर बहु एक के लिए नॉट इक्वल आएगा और एक के लिए इक्वल आएगा। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, सिद्ध कीजिए एक ही है फलन, तो ये लास्ट लाइन आएगी। देखो कैसे, fx1 का मान यहाँ से रख लो तो 2x1 बराबर fx2 का मान यहाँ से रख लो 2x2, 2 से 2 कट गया
तो x1 बराबर x2। फिर फॉर एवरी यही लाइन आपको लिख लेना है, x1 कामा x2 ये किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले समुच्चय में। ये लास्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे बराबर आ गया, कैसे आ गया, हल करने पर आ गया, लेकिन आपको बताएंगे ये बराबर कैसे आया। इसको हम रफ कर देते हैं। पता तो है यहाँ पे बराबर आएगा, लेकिन आया तो आया कैसे, उसकी जानकारी बता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, i और n मिल गया यहाँ पे। जैसे अगर i मिलता केवल तो 1 और -1, 1 और -1 पे काम करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे n है, अगर n है तो आपको यहाँ पर 1 और 2 पे, मतलब n अगर होता प्रतिचित्रण में केवल तो 1 और 2 पे काम करते हैं। ये फिक्स हैं, क्योंकि समुच्चय अपरिमित हैं तो बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, लेकिन 2 ही मान पर यहाँ पे चेक कर लेंगे यहाँ पे बराबर कैसे आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, 1 -1, फिर यहाँ पर ये 1 सेम टू सेम है, फिर 2 ले लेना है, मतलब 3 मान यहाँ पे लेना है, i के लिए 2, n के लिए 1, ठीक है। तो देख लो, x का मान आपको लेना है पहले वाले समुच्चय से, तो हमने 1 ले लिया। अब फलन का मान निकालो, ये 1 जो है यहाँ पे रखना है, तो यह 1 बराबर 2 × 1 बराबर कितना मिला, 2 मिला। फिर x का मान -1 ले लेना है, f -1 बराबर 2 × -1 बराबर माइनस का 2 मिलेगा। अब x का मान आपको 2 ले लेना है, f2, ठीक है ना, बराबर 2 यहाँ पे रखो, x का मान कितना मिला, 4। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इत्यादि। बहुत सारे ऐसे मान हमको मिल जाएंगे x के आगे वाले समुच्चय से, तो ज़्यादा मान लेंगे नहीं, केवल 2 मान लेते। अगर केवल यह i समुच्चय होता, केवल n समुच्चय होता, मिक्स है, तब यहाँ पे 3 मान लिए। अब आपको आंसर शीटें देखना है, आंसर शीटें। अगर आंसर शीट डिफरेंट है तो यहाँ पे बराबर आएगा। अगर आंसर शीट सेम टू सेम आती, मतलब इन 3 में से 2 की सेम आती, तो यहाँ पे क्या हो जाता, नॉट इक्वल। जैसे यहाँ पे 2 आ जाता, ठीक है, तो नॉट इक्वल आता। नॉट इक्वल पे बहुएक फलन होता, बहुएक होता तो क्या नहीं होता, एक ही नहीं होता फलन। लेकिन पहले से ही बता दिया गया, सिद्ध कीजिए एक ही फलन है, तभी यहाँ पर डिफरेंट आंसर शीटें निकली हैं फलन की। तो डिफरेंट अगर आंसर शीटें निकली हैं तो बराबर आएगा। ऐसे करके आपको चेक करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर आपको चेक कर लेना है जैसा बता रहे हैं। अब आपको अतः करके लिख देना है, अतः fx कामा, यहाँ पे क्या लिखना है, fx कामा समुच्चय। जैसे तीर आरेख की अगर बात करें तो एक ही के लिए और बहुएक के लिए क्या बनता है, प्रतिबिंब, पहले वाले समुच्चय से बाद वाले समुच्चय में। तो आपको ऐसे लिखना, पहले समुच्चय से बाद वाले समुच्चय में एक ही फलन है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही लिखना, क्योंकि जब तीर आरेख से बताते हैं तो प्रतिबिंब बनता है पहले वाले समुच्चय से बाद वाले समुच्चय में। तो ऐसे करके लिखना है आपको। पता है एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100 में से 100 ही नंबर आएंगे, इतना यहाँ पे हम लिख दें उतना लिखो। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसको नोट कर लेना, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। पेन चलाओ, पेन, जितना पेन चलाओगे उतनी ही ये बुद्धि जो है इंक्रीज होती है। जो भगवान ने दिया है दिमाग, ये इंक्रीज होगा। पेन चलाओ, स्क्रीनशॉट से कभी भी आप टॉपर नहीं बन पाओगे। जितना पेन चलाओगे उतनी ही आपको गणित समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी तो A to Z प्रश्नों का आप गर्दा उड़ा सकते हो। तो इसका देखो गर्दा उड़ गया ना। चलो इतना हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं। ये लो रैपिड फायर, जल्दी रफ हो जा भाई, अगला प्रश्न हल करवाते हैं। चलो रफ हो गया।
अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। दूसरे का खा देख लो, का तो हो ही गया है। इसमें बोला है दो अवयव दिए गए हैं, 2 क्रास 2 कोटि के, और हमको बताया है तो BA ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, यदि जब प्रश्न में लिखा हुआ मिल जाए, क्या बोलते हैं, दिया है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए अवयव A बराबर 24 32, B बराबर 13 25, ये माइनस नहीं पड़ा, दिमाग में रखना है जल्दी। अब लिख जाते हैं, BA का मान हमको ज्ञात करना है। अब नाव लिखना, नाव के बाद कामा लगाना है, नाव के बाद क्या लगाना, कामा। ये भी बात 50 रुपए के टीचर जो हैं नहीं जानते हैं, केवल नाव लिख देते हैं, कामा नहीं लगाते हैं, भविष्य खराब कर रहे हैं वो 50 रुपए के टीचर। क्या बताएं, वो मेरे सामने आए फिर उनको बताएं कि गणित कैसे पढ़ाई जाती है। आपको क्या करना है, नाव के बाद में BA लिखना है। ये देखो V लिख लो यहां से 13 25, A लिख लो 24 32, गुणा करना है बिछा खड़ा। बिछे का मतलब है पंक्ति लेना है, खड़े का मतलब है 1 बाय 1 स्तंभ लेना है। पहली पंक्ति जब लेंगे 1 बाय 1 स्तंभों में हम गुणा करेंगे। 1 का 2 में गुणा किया प्लस का 2 मिला, 3 का 3 में गुणा किया हमें प्लस का 9 मिला। जो चिन्ह मिल जाए गुणा करने पर उसी चिन्ह से आपको लिखना है। ठीक है, अब दूसरा स्तंभ आपको लिखना है, थोड़ा स्पेस देके लिखना है। 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 मिलेगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ठीक है, पहली पंक्ति का काम हो गया। अब दूसरी पंक्ति करेगी काम किसके साथ, 1 बाय 1 स्तंभों के साथ। तो 2 का 2 में गुणा किया माइनस का 4 मिला, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 5 का 3 में गुणा किया तो प्लस का 15 मिला। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करना, थोड़ा सा स्पेस देके, -2 का 4 में गुणा किया माइनस का 8 मिला, 5 का 2 में गुणा किया प्लस का 10 मिला। अब आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ना है और घटाना है। यहाँ पे 11 मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, यहाँ पर 11 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 मिलेगा। तो ये BA का मान निकल आया। इतना नोट कर लो। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। अब यहां पर आपको नंबर डाल देना है नेक्स्ट। कौन सा नंबर है, गा। यहां पर बताया गया है, ये हो गया। ठीक है, यहां पर बताया गया है y बराबर cos इनवर्स साइन x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक का मतलब होता है अवकलन, आपको करना है। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, दिया है y बराबर, देख लो, cos इनवर्स साइन x। यहां पर बोला गया है अवकलन तो करना है, लेकिन x के सापेक्ष, तो यहां पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब होता है कि बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है। अब करना क्या है, y का अवकलन dy/dx होता है, क्योंकि ये परतंत्र है, ये y छोड़ के नहीं जाएगी d/dx को। लेकिन x वाला जो भी पद होता है या फलन होता है तो वो स्वतंत्र होता है, अवकलन होने के बाद d/dx चला जाएगा। तो cos इनवर्स का होता है 1/√1 - x² होता है। मेरे पास क्या है, साइन है, साइन। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर जो साइन x है ना, और यहाँ पर x है, तो मैच करना है, मैचिंग। जब मैचिंग की तो हमको चर चेंज मिला, x साइन x देखा, चर चेंज है। जब चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो हमने समझाने के लिए बताया है। ये भी बात 50 रुपए के टीचर नहीं जानते कहाँ से मैचिंग करना होती है, दोबारा कब अवकलन होता है, ये भी वो 50 रुपए के टीचर नहीं जानते हैं। फिर भी बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। खराब करने दो, क्या जाता है।
आप लोग हमसे पढ़ रहे हो, आपका भविष्य बनेगा, और बच्चे जो 50 रुपए के टीचर हैं उनसे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य खराब होगा। वो कहते हैं नमस्ते सर, बहुत बढ़िया आप पढ़ाते हो, मैं कल आऊँगा आपके पास। कोचिंग की बात करें, ऑफलाइन में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको ये नहीं पता है, उन गधों को ये नहीं पता है वो 50 रुपए का टीचर है। आप लोग फीस देते हो 500 रुपए, पकड़ाओ 20 रुपए में भी, 20 रुपए में भी पढ़ाएगा टीचर। देख लो यहाँ पे -1/√1 माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे बोलो साइन का क्या होगा, कॉस होगा ना। यहाँ पे फार्मूला लगा लो और ऊपर लिख लो कॉस एक्स, नीचे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये निकला है dy/dx के बराबर। अभी हम और हल करेंगे क्योंकि रूट से बाहर ये निकलेगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस निकलेगा, कट जाएगा ना। इसको हम रफ कर देते हैं, एक लाइन और लिखना है, आंसर शीट आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। dy/dx बराबर माइनस का कॉस एक्स अपान में रूट से बाहर निकलेगा कॉस एक्स, कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx की आंसर शीट क्या निकली -1। इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, रफ हो गया। अब आपको अगला नंबर यहाँ पे डाल लेना है, कौन सा है, घा है, घा। बताया गया है अनिश्चित समाकलन को हल कीजिए, तो आई के बराबर आपको लिख लेना है एक्स स्क्वायर इंटू में टेन इनवर्स एक्स क्यू अपान 1 + x⁻6 dx। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमने पाठ 7 पढ़ाया, प्रश्नावली 7.2 पढ़ाई, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, फलन को t माना जाता है। तो अगर हम इसको मानेंगे t तो इतना और इतना मैच हो जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है 1/1 + x² होता है। यहाँ पे पावर 3 है, मतलब घात 3 है, 3 दूनी 6, x⁻6 मिल जाएगी इतना। फिर दोबारा अपकलन करेंगे, इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से आपको फलन को t मानना है। तो यहाँ पे देख लो, टेन इनवर्स x³ को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। अपकलन करो 1/1 + x²। मेरे पास क्या है, x³ है तो x³ आएगा। अब आपको पता है कि हम इसका दोबारा करेंगे तो 3x² आएगा, क्योंकि घात आगे एक घात कम करना है, इस तरफ dx बराबर में dt। अब देखो यहाँ पर कितना मिला, 3x² अपान में 1 + घात का, ये देखो घात की घात में गुणा हो जाता है। ठीक है, गुणा कर दो तो 6 मिल जाएगा। तो ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा 3 है ना। जो भी एक्स्ट्रा होता है किसे देते हैं, dt को। तो इतना मैच हो गया, देख लो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 2 मान रखना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जब आप यूज करते हो तो 2 मान रखना पड़ते हैं, एक जो माना है, एक जो मैचिंग हुई है। तो देख लो यहाँ पे आई के बराबर हम लिखेंगे टेन इनवर्स x³ को t माना है, और जो मैचिंग हुई है यहाँ से देखो कितना है, dt/3। ठीक है, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। लिख लो यहाँ पे आई के इक्वल 1/3 आगे ले लो, t का समाकलन कर दो, तो i बराबर 1/3, यहाँ पे x⁻n का लग जाएगा, तो एक में एक जोड़ेंगे 2 और उतना ही नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो कितना आएगा, 1/6, और t का मान वापस रखो, क्योंकि हमें जो फलन दिया गया है x के पदों में, तो आंसर शीट भी x के पदों में ही आएगी। किसको माना था, t
10 इनवर्स एक्स क्यू को माना था टी, ठीक है, होल घात 2 है और प्लस सी, कंप्लीट हो गया। इतना नोट करो। अब अगला प्रश्न देख लो यहाँ पे अड़ा। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है, 2020 के चौथे सेट में। सेट कोड है 324 XD। प्रश्न है दूसरे का घा। कर लेना इसका आप लोग गर्दा उड़ा देना, दोबारा उड़ा देना, ठीक है। इतना नोट करो। अब अगले प्रश्न की बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। अब आपको प्रश्न तीसरे का देख लेना है। यहां पर बताया गया है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर इतना तथा वेक्टर बी बराबर इतना है, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है पाठ 10 से लिया गया है, सदिश बीजगणित से। तो आपको फार्मूला याद होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर ना याद हो तो हम यहाँ पे लगवाएंगे, याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले तीसरे का हल। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। आपको सबसे पहले संलग्न भुजाएं लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, संलग्न भुजाएं। मेरे प्यारे बच्चों, संलग्न को बोलते हैं क्रमागत, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर दिक् अनुपात से आपको सदिश लिखना है। 314 से लिख लेना है सदिश। वेक्टर बी का सदिश लिखना है दिक् अनुपात से 111 से, ठीक है। हम फार्मूला आपको बता देते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये फार्मूला है। तो हमको किसके मान की जरूरत है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मान की जरूरत है। उसके बाद इसका मापांक निकालेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकाल लो। तो देख लो, यहाँ पर टेबल बनेगी। पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप आपको लिखना है। अब दूसरी पंक्ति में वेक्टर ए के दिक् अनुपात लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ए पहले लिखा है। तो 314, बाद में वेक्टर बी लिखा है, वेक्टर बी के दिक् अनुपात से तीसरी पंक्ति आपको लिख लेना है 111, ठीक है ना। अब आपको प्रसार करना है, किसके सापेक्ष करोगे, जिस पंक्ति में या फिर जिस स्तंभ में आपको आई कैप जे कैप के कैप दिख जाए उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। तो हमको दिख रहा है पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष ही प्रसार करेंगे। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अगर चिन्ह ना याद हो तो याद कर लेना साड़ी के चिन्ह, ठीक है। पहला आपको प्लस लेना है, प्लस लिखेंगे नहीं, आई कैप उठा लो। अब आई कैप की पंक्ति और आई कैप का स्तंभ छुपाना है। ये 4 अवयव हैं, क्रॉस इंटू करके लिखना है। 1 का 1 में करेंगे 1 मिलेगा, माइनस के बाद में -1 का 4 में इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, प्लस हो गया। अब यहाँ से माइनस उठा लेना है और यहाँ पे जे कैप अवयव ले लेना है। जे कैप की पंक्ति जे कैप का स्तंभ छुपाना है। 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 मिलेगा, माइनस के बाद में 1 का 4 में गुणा करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। अब यहाँ से प्लस उठा लो और यहाँ से के कैप उठा लो, ठीक है। के कैप की पंक्ति और के कैप का स्तंभ छुपेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 3 आएगा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का 3 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है माइनस का 1 है और 3 है, गुणा करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, ठीक है। 1 का 1 में गुणा करेंगे माइनस, यहाँ पे 1 लिखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आई कैप, यहाँ से -1 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जे कैप, यहाँ पे माइनस का 4 के कैप मिलेगा। ये आंसर शीट निकली है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। अब फार्मूला लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मापांक में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। रखो आंसर शीट। 514 से आपको सदिश लिखना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे यहाँ पे लिखना है, देख लो यहाँ पे 514, ठीक है। इसका क्या निकाल लो, रूट निकाल लो। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे कितना आएगा 26।
1 दे दो और 16 जोड़ लो, 2 मिलेगा, ठीक है, 1 हासिल, तो 42 मिला। 42 बाहर निकलेगा रूट से, देख लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं निकला, जोड़ा नहीं बना, नहीं बना तो रूट में ही आपको रखना है 42 को। तो यहाँ पे मात्रक और लिख दो, वर्ग इकाई, नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं इसको, अगले प्रश्न की बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको हम रफ कर देते हैं। चलो अगला देख लो, खा बताया गया है, यहाँ पे नंबर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है, सिद्ध कीजिए इस साड़ी की आंसर शीट 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको LHS लिख लेना है। तो 1x प्लस अल्फ़ा, फिर क्या है y प्लस का z माइनस अल्फ़ा, ठीक है, 1y प्लस का बीटा, z प्लस का x माइनस का बीटा, फिर 1z प्लस का गामा, x प्लस वाई माइनस गामा। ठीक है, देखो आंसर शीट यहाँ पे 0 है। 0 लाने के लिए आपको क्या करना है, ऑपरेशन यूज करना है, क्योंकि ऑपरेशन से क्या होगा, किन्हीं 2 पंक्तियों को या फिर किन्हीं 2 स्तंभों को हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, एक जैसे अवयव, किन्हीं 2 पंक्तियों के या फिर किन्हीं 2 स्तंभों के। अगर एक जैसे अवयव मिल जाते हैं तो आंसर शीट साड़ी की क्या होती है, 0। गुणधर्म 3 है, गुणधर्म 3 आपने पढ़ा होगा। गुणधर्म 3 क्या बताता है, किन्हीं 2 पंक्तियों या फिर किन्हीं 2 स्तंभों के अवयव एक जैसे हैं तो उस साड़ी की आंसर शीट क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है, तो ऑपरेशन यूज करेंगे यहाँ पे, देख लो, अगर हम x प्लस अल्फ़ा इसे देते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। अगर y प्लस बीटा इसे देते हैं प्लस का तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। z प्लस गामा इसको देते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। कॉमन ले लेंगे 1 1 1 और ये भी 1 1 1, तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ जो मिलेगा उसके अवयव सेम टू सेम मिलेंगे, तो आंसर शीट 0 रख देंगे। तो C3 में हम C2 जोड़ लेंगे और जिस स्तंभ या जिस पंक्ति में ऑपरेशन यूज कर रहे हो उसी के अवयव चेंज हो जाते हैं, और जिसमें ऑपरेशन यूज नहीं होता उसके अवयव सेम टू सेम। तो हम क्या करेंगे, 1 1 1 x प्लस अल्फ़ा, y प्लस बीटा और z प्लस गामा ITD लिख लेंगे, क्योंकि इसमें ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा। जब इसको जोड़ेंगे अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, जोड़ेंगे बीटा से बीटा कटेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। इसको यहाँ पे जोड़ेंगे गामा से गामा कटेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो तीसरे स्तंभ से मेरे प्यारे बच्चों, तो x प्लस का y प्लस का z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मिला, 1 1 1, यहाँ पर पहले से 1 1 है, x प्लस अल्फ़ा, y प्लस बीटा और z प्लस गामा। अब बताओ यहाँ पर अगर देखा जाए पहले स्तंभ के अवयव और तीसरे स्तंभ के अवयव एक जैसे हैं ना, तो आंसर शीट क्या आएगी, 0। गुणधर्म यहाँ पे क्या लिख देते हैं, गुणधर्म आपको याद होगा, गुणधर्म 3 से। अब मेरे प्यारे बच्चों आंसर शीट क्या निकली है, यहाँ पे 0 निकली है। देख लो, 0 का इसमें इंटू करेंगे 0, तो ये आ गया RHS, यही हमको लाना था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रेबिट फायर ले लेते हैं इसको। आप लोग अगला प्रश्न देख लो, उसमें क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं। अगला प्रश्न है गा। ठीक है, देख लो, यहाँ पर क्या बताया गया, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, एक कोटि एक घात का है, पहले लिख लो फिर बताते हैं। अवकल समीकरण
डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस का साइन वाई। तो एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण हल करने के लिए कितनी विधि हैं? चरों को पृथक करने की विधि, दूसरी है समघातीय अवकल समीकरण, तीसरी जो विधि है रैखिक अवकल समीकरण। तो पहले ये चेक करेंगे विधि यूज होगी या नहीं। इसमें क्या होता है, x का पद होता है dx को देना पड़ता है और y का पद dy को, ऐसा हो जाता है तब चरों को पृथक करने की विधि यूज होती है। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है अंश में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कहीं y नहीं है, नीचे वाले में कहीं x नहीं है। तो आपको क्या करना है, y प्लस साइन वाई डी वाई को दे देना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को दे देना है। तो क्या होगा, चरों को पृथक करने की विधि लग जाएगी। मतलब जब चर सेपरेट हो रहे हैं तब आपको यही विधि यूज करना, दूसरी और तीसरी नहीं यूज होगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको चरों को पृथक करने की विधि। नीचे वाला हम किसे देंगे, इसको पहले हम रफ कर देते हैं। देख लो यहाँ पे y प्लस का साइन y हम dy को देंगे बराबर में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx को देंगे, क्रॉस इनटू कर दिया। जब चर सेपरेट हो जाते हैं इसके बाद करना क्या पड़ता है, दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंबल देना है y प्लस का साइन वाई डी वाई, ठीक है ना, बराबर में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस पद का समाकलन करो, वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, साइन वाई का क्या होता है बताइए, माइनस का कॉस वाई, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, बराबर में देखो अचर पद का x और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सी। ये अवकल समीकरण हल हो गया और ये आंसर शीट व्यापक हल में निकली है। देखो आंसर शीट 2 रूप में निकलती है, व्यापक रूप में निकलती है और विशिष्ट रूप में निकलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यापक हल कब निकलता है, जब यहाँ पे शर्त ना दी जाए। जब शर्त मिल जाती है x और y के मान अलग से देता है तब विशिष्ट हल निकालते हैं, मतलब व्यापक हल को आगे बढ़ाया जाता है, c का मान निकाला जाता है। इतना नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट अगला देख लो, इसको हम थोड़ा सा रैपिड फायर ले लेते हैं। नंबर है घा। चलो देख लो, घा में क्या बताया गया है, वक्र दिया गया है, ये लो वक्र दिया गया। कैसे पहचानोगे ये वक्र का समीकरण है, आपको घात देखनी है, 2 या 2 से ज़्यादा मिलेगी किसी ना किसी पद में, तो समझ आना वक्र का समीकरण है। तो यहाँ पे x की घात 2 है, मिल गई, ठीक है। आगे लिखा बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। मेरे प्यारे बच्चों, y1 और x1 ये क्या है, बिंदु। तो बिंदु यहाँ पर दिए गए, भुज दिया गया, कोटि नहीं दी गई है। तो ये x का मान इसमें रख देंगे, हमको कोटि पता चल जाएगी। जब बिंदु पता चल जाएंगे तो प्रवृत्ता भी उसी बिंदु पे निकाल लेंगे और उसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है दिया गया वक्र, दिया गया वक्र। देख लो y बराबर पहला पद है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद है 4x और तीसरा पद है 5। यहाँ पे लिख लो समीकरण 1, x बराबर -2 रखने पर रख लो y बराबर -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे रखोगे 2 चाकू 8 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 5। तो y बराबर 4 घटा लो 8 में से 5 जाएगा 3, y बराबर कितना मिला 7। तो हमको बिंदु पता चल गया।
क्या पता चल गया? बिंदु। x पहले लिखो और y बाद में, ठीक है ना। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे? अवकलन से हमें प्रवणता निकालनी है। समीकरण 1 का अवकलन कर दो। तो समीकरण 1 जो दिया गया है उसको लिख लो, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं अवकलन dy अपॉन dx बराबर 2x। यहाँ पे देखो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। x का 1 हो जाएगा, अचर पद का 0। ठीक है, रफ करते हैं ऊपर। अब बिंदु पे प्रवणता निकालेंगे, नोट कर लो इतना। अब यहाँ पे लिखो बिंदु, कितना है बिंदु मेरे पास? -2, 7 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पे लिख लो प्रवणता m बराबर dy अपॉन dx। बेस में कितना है? -2, 7। चलो रखो यहाँ पे, x है, y नहीं है, y नहीं है, 7 ना रखो, -4 -8 मिला। प्रवणता हमको पता चल गई। अब आपको फार्मूला लगा लेना है। फार्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो कैसे लगाना है? पहले लिखना पड़ेगा बिंदु -2, 7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 बराबर m x - x1। रखो मान, ये बिंदु है x1 y1 रखो। m का मान कितना निकला है? -8। x - x1 का मान -2 है, प्लस का 2 हो जाएगा। तो y - 7 बराबर -8x माइनस का कितना होगा? 16। 8x को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ से थोड़ा लिखेंगे 8x प्लस का y, 16 को इस तरफ लाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो यहीं से हम निकाल लेते हैं। तो 8x प्लस y। अब बताओ, 16 में 7 गए, प्लस का 9 मिलेगा। ये आंसर शीट आ गई। ठीक है, तो प्रश्न जो है 4 भी कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न जो है हल करवाएंगे। इतना नोट करो, जल्दी नोट कर लो इसे। अब आपको प्रश्न चौथे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि यदि f सच दैट a टेंड्स टू b तथा g सच दैट v टेंड्स टू c एक ही हो, तो g संयोजन f सच दैट a टेंड्स टू c भी एक ही है। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ये प्रश्न कहाँ पे हो चुका है देख लो। यहाँ पे 2020 का चौथा सेट है और सेट कोड है 324 XD। प्रश्न है दूसरे का। तो आप लोग इसका गर्दा दोबारा उड़ा देना। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, रिपीट प्रश्न मिल रहे हैं। जैसे रिपीट मिल रहे हैं ऐसे ही आपको पेपर में भी मिलेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं 1 या 1.5 घंटा आपको रोज प्रैक्टिस करना है। ये मेरा आपसे वादा है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे आपके। तो यहाँ पे देख लो नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर बताया गया यदि a आव्यूह दिया गया 3x3 कोटि का, तो a² माइनस का 5a प्लस का 6i का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, इससे सरल अभी तक तो हमने प्रश्न देखा नहीं है। ठीक है, चौथे का खा यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर क्या लिखा है? यदि का मतलब क्या होता है बताइए? दिया है तो आपको लिख लेना है यहाँ पे दिया गया आव्यूह a बराबर पहली पंक्ति के अवयव 201, दूसरी पंक्ति के अवयव 213, तीसरी पंक्ति के अवयव 110। आपको मान निकालना है। देखो इसका मान तो पता है, इकाई आव्यूह, इसका भी पता है, इसका नहीं पता है, इसका निकाल लो। a² बराबर 2 बार ऐसे करके लिखो। ठीक है,
ए स्क्वायर को ऐसे आपको लिखना है, तभी ए स्क्वायर पता चलेगा। पहली पंक्ति के अवयव 201, दूसरी पंक्ति के अवयव 213, तीसरी पंक्ति के अवयव 110, फिर 201, 213 और 110। बिछा खड़ा गुणा करना है आपको, बिछा 1/1 जो है खड़े में गुणा करना है। कर लो, पहले स्तंभ में गुणा, 2 का 2 में किया तो प्लस का 4 मिला, 0 का 2 में गुणा किया प्लस का 0 मिला, 1 का 1 में गुणा किया 1 मिला। अब आपको दूसरे स्तंभ में गुणा करना है, लेकिन थोड़ा स्पेस दे के। 2 का 0 में गुणा किया तो हमें 0 मिला, 0 का 1 में गुणा किया तो 0 मिला, 1 का -1 में गुणा किया -1 मिला। थोड़ा स्पेस दे के आपको लिखना है, तीसरे स्तंभ में गुणा करना है। 2 का 1 में गुणा किया 2 मिला, 0 का 3 में गुणा किया तो हमको 0 मिला। ये आपको समझ में आ गया था जब हमने दूसरे स्तंभ में गुणा किया था। 2 0 लास्ट वाला -1। अब तीसरे स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, 2 का 1 में गुणा किया +2 मिला, 0 का 3 में गुणा किया प्लस का 0, 1 का 0 में गुणा किया प्लस का 0। ठीक है, अब आपको दूसरी पंक्ति ले लेना है, 1/1 स्तंभों में गुणा करना है। 2 का 2 में गुणा किया 4 मिला, 1 का 2 में गुणा किया प्लस का 2 मिला, 3 का 1 में गुणा किया प्लस का 3 मिला। दूसरे स्तंभ में गुणा करना है, 2 का 0 में गुणा किया 0 मिला, 1 का 1 में गुणा किया 1 मिला, 3 का -1 में गुणा किया -3 मिला। तीसरे स्तंभ में गुणा करना है, 2 का 1 में गुणा किया 2 मिला, 1 का 3 में गुणा किया तो 3 मिला, 3 का 0 में गुणा किया फिर हमें 0 मिला। अब आपको तीसरी पंक्ति ले लेना है, पहले स्तंभ में गुणा करना है, 1 का 2 में गुणा किया प्लस का 2 मिला, -1 का 2 में गुणा किया -2 मिला, 0 का 1 में गुणा किया 0 मिला। दूसरे स्तंभ में गुणा करना है, 1 का 0 में गुणा किया 0 मिला, -1 का 1 में गुणा किया -1 मिला, 0 का -1 में गुणा करेंगे, चाहे +0 लिखो चाहे -0 लिखो। आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्तंभ में आपको गुणा करना है, 1 का 1 में गुणा किया 1 मिला, प्लस का -1 का 3 में गुणा किया माइनस का 3 मिला, और 0 का 0 में गुणा किया प्लस का 0 मिला। तो यहाँ पर देख लो, अब आपको जोड़ना है घटाना है। पहला मिलेगा, अभी ये 5 मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 4 2 6 6 3 9, 3 2 5 4 9 ऐसे करके जोड़ लो। यहाँ पे -2 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे -2 मिलेगा। इसका मान पता चल गया। अब आपको करना क्या है, जिसका मान निकालना है ना उसको लिखना है, ठीक है। इतना हम रफ कर देते हैं। अब आपको नाव लिखना, नाव के बाद में कामा लगा लेना है। तो जिसका मान चाहिए उसको लिख लो, a² फिर -5a और प्लस का 6i, ठीक है। अब आपको मान रखना है, आव्यूह तो पता है ना, a² का निकाला है 512, दूसरी पंक्ति के अवयव 925, ठीक है ना। तीसरी पंक्ति के अवयव 0 12, ए आव्यूह देख लो वहाँ से, पहली पंक्ति के अवयव 201, दूसरी पंक्ति के अवयव 213, तीसरी पंक्ति के अवयव 110। इकाई आव्यूह तो जानते हो ना, 3 क्रास 3 कोटि की ये होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको करना क्या है, देखो 5 यहाँ से लेना है, पहला अवयव -10 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा प्लस का 6 मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से हमको 0 मिलेगा, चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, यहाँ से हमको 0 मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो 2 मिला प्लस का, यहाँ पे -5 मिला, लास्ट में हमको प्लस का 0 मिला। अब यहाँ पे 9 मिला प्लस का, यहाँ पे -10 मिला, यहाँ पे हमको 0 मिला, यहाँ पे -2 मिला, -5 मिला, यहाँ से प्लस का 6 मिला, फिर 5 मिला, यहाँ पे -15 मिला, वहाँ से हमको 0 मिला, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से -5 मिला, यहाँ से प्लस का 0 मिला, यहाँ से -1 मिला, यहाँ से प्लस का 5 मिला, यहाँ से हमें 0 मिला प्लस का, यहाँ से -2 मिला, यहाँ से हमको चाहे प्लस का 0 लिखो चाहे माइनस का 0, ठीक है, यहाँ से प्लस का 6 मिला। अब आपको जोड़ना है और घटाना है, आंसर शीट पता लग जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं, चलो देख लो यहाँ पे देखो 6 5 11, 11 में से 10 गया, 1 मिला, -1 मिला, यहाँ पे -3 मिला, यहाँ पे -1 मिला,
यहाँ से देखो 5 और 2 7, 7 में से 6 गया, माइनस का 1 मिला, यहाँ पे माइनस का 10 मिला, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो ये क्या है भैया, 0 है कि 6 है, लास्ट में हमको ये 0 ही है, माइनस का 5 मिला, यहाँ पे प्लस का 4 मिला, यहाँ पे हमको कितना मिला, प्लस का 4 मिला। ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो, इतना समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो इसको हम रेबिट फाइल ले लेते हैं थोड़ा सा। चलो ये रफ हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको डाल देना है, क्या है गा। क्या बताया गया है, किसी लीप ईयर में 53 रविवार के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लीप ईयर पहले सीख लो, लीप ईयर क्या है बताते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। जो लीप ईयर नहीं होती है, अधिवर्ष होती है, उसमें 365 दिन होते हैं। लीप ईयर का मतलब है आपको क्या करना है, 4 का भाग लगाना है, वही आपको साल लेनी है। जैसे 2016 की बात करें, 2020 की बात करें, 2024 की बात करें, ऐसे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। कहने मतलब है 4 का भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए उसको बोलते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर में एक महीना 29 दिन का होता है, फरवरी जो है 29 दिन की होती है, ठीक है। तो 366 दिन होते हैं और 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी होना चाहिए आपको लीप ईयर में। देखो कैसे, यहाँ पे लिख लो, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं। ये तो हम बताएंगे 52 कैसे निकलता है। देख लो, 7 का भाग लगाना है 366 में, 7 पना 35, 1 बचेगा, 6 का उतारा ले लो, 7 दूनी 14, कितना मिला 2। ये शेष दिन हैं, शेष 2 दिन, मतलब 52 पूर्ण सप्ताह मिलेंगे, ठीक है, और बचेंगे 2 दिन 366 में। अब आपको करना क्या है, प्रतिदर्श समष्टि बनानी है। तो यहाँ पे देख लो, प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर कैसे बनाना है, देखो कहाँ से बोला है, रविवार, 53 रविवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो रविवार से स्टार्ट करेंगे, तो रविवार, फिर कामा सोमवार, 2 दिन है ना, 2 दिन, तो जोड़ा बनेगा, 1 बन गया, फिर कामा सोमवार, कामा मंगलवार, फिर मंगलवार, हो गया। मंगलवार के बाद क्या होता है, बुधवार, फिर बुधवार से बुधवार, फिर आगे क्या लिखेंगे, बृहस्पतिवार, युग्म देखो कितने बनेंगे, देखो 2 शेष दिन बचे हैं, तभी यहाँ पे जोड़ा बन रहा है। तो अगला देख लो, बृहस्पतिवार, कामा शुक्रवार, फिर इसके बाद में शुक्रवार, कामा शनिवार, फिर देख लो आगे
शनिवार, फिर रविवार, आगे नहीं बनेगा ना, फिर रविवार लिखोगे, फिर मिल जाएगा सोमवार। तो इतना हमको मिल गया यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि। यहाँ पे क्या करेंगे, मझला कोष्ठक लगा लेना बाद में ऐसे करके, ठीक है आप लोग। तो हमको NS पता चल गया, NS बराबर देख लो कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। हमसे क्या मांगा गया है, हमसे मांगा गया है 53 रविवार की प्रायिकता, यही मांगी गई है। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला, देखो फार्मूला यहाँ पे बता देते हैं, P बराबर यानी अपान NS, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब इतना हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो, ठीक है। अब देख लो आगे, 9 के बाद में आपको लिखना है P रविवार बराबर N रविवार वटे NS। रविवार देखो यहाँ पे कितने हैं, युग्म देखो युग्म। मेरे प्यारे बच्चों एक रविवार मिला है पहले वाले युग्म में और लास्ट वाले में, 2 मिल गए। तो अनुकूल परिस्थितियाँ 2 मिली हैं, कुल परिस्थितियाँ NS का मान 7। तो ये आंसर शीट निकली है। ये आंसर शीट किस में लाई करना चाहिए, इसमें लाई करना चाहिए, कर रही है तो करेक्ट आंसर शीट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब एक बात बताते हैं, यहाँ पे रविवार अगर लिखा है तो आंसर शीट 2/7 आई, अगर यहाँ पे सोमवार लिखा होता फिर भी 2/7 ही आती, मतलब 7 दिन में कोई सा दिन यहाँ पे लिखा हो और 53 ये फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 53 फिक्स। यहाँ पे दिन चेंज करते रहो, आंसर शीट 2/7 ही आएगी, ये ट्रिक है, ठीक है। इतना नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। रफ हो गया, अब आपको अगला नंबर यहाँ पे डाल लेना है। देख लो घा है, क्या बताया गया यहाँ पे, अनिश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको I के बराबर लिख लेना है 1/x, फिर इंटू में log x - 1, फिर इंटू में log x प्लस का 1, यही है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको देख लेना है हर में कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं, 1 2 3। आपको पता है ये x है, चाहे x - 0 लिख लो चाहे x + 0 लिख लो। यहाँ से एक ब्रैकेट मिल जाएगा, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से। जब आपको हर में 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं तो आंशिक भिन्न का यूज होता है। और मेरे प्यारे बच्चों आंशिक भिन्न जो है किस व्यंजक में यूज होती है उसको सीख लो। केवल और केवल आंशिक भिन्न अलजेब्रिक फंक्शन में यूज होती है। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है बीजीय व्यंजक, बहुपद आपको मिलते हैं इसमें। आंशिक भिन्न ना तो इसमें यूज होती है, ना ही इसमें, ना ही इसमें, ना ही इसमें। तो यहाँ पर लॉग आपको दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, लॉग हटाना है, लॉग को कन्वर्ट करना है इसमें, तब आंशिक भिन्न यूज होगी। तो क्या करेंगे, log x को t मानेंगे ना, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे और मानेंगे फलन को t, ठीक है। यहाँ पे लिख लो प्रतिस्थापन विधि से आपको मान लेना है log x को t, अपकलन करेंगे 1/x मिलेगा dx बराबर dt। ये फुटकर में जो नीचे है ना x, ये मैच हो गया। अब आपको 2 मान रखना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जब यूज करते हो तो 2 मान रखना पड़ते हैं। एक जो माना है ना फलन को उसके स्थान पे रखेंगे, और जो मैचिंग हुई ना उसके स्थान पे dt रखेंगे। और 1/, यहाँ पे क्या आएगा t - 1, यहाँ पे क्या आएगा t प्लस का 1, और जो मैचिंग हुई है ये dt। तो यहाँ पर a + b, a - b का फार्मूला लग जाएगा, a² - 1 का स्क्वायर। फार्मूला बता देते हैं,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फार्मूला आपको दिख रहा होगा कौन सा बना है। देखो यहाँ पे जैसे टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ से लिखते हैं। पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद में इसका समाकलन करेंगे। देख लो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा। और 1/2a लॉग ये फार्मूला होता है। ऊपर रहेगा माइनस और नीचे रहेगा प्लस और प्लस से, ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों आई के बराबर लिख दो। यहाँ पे ए का मान 1 मिला है और x क्या है, t है, तो 1/2 इंटू 1, ठीक है ना, log t माइनस का 1/t प्लस का 1 इतना आएगा। अब t का मान वापस रख दो, log x को t माना है ना, तो कहाँ कहाँ पे t है, 2 जगह है। ठीक है, 1/2 log, बताओ भैया, log x माइनस का 1 अपान log x प्लस का 1, ये आंसर शीट आ गए। तो प्रश्न 4 में जितने पार्ट से सारे कंप्लीट हो गए। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। नोट कर लो, अगला प्रश्न हल करवाते हैं।